अब हम लोग देखते हैं संसाधन संग्रहण सिद्धांत, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। यह जो है संसाधन संग्रहण सिद्धांत आंदोलन के लिए यह एक युक्तिपरक विकल्प प्रस्तुत करता है और यह अवधारणा इस बात पर केंद्रित है कि लोगों द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वे लक्ष्य द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। व्यक्ति लक्ष्य तय करते हैं और उसके बाद प्राथमिकता पूर्वक अपने काम करते हैं उस अनुरूप। और व्यक्ति जो वर्तमान में जो उस समय जो प्रतिबंध रहते हैं और जो वहां पर उन्हें जो विकल्प मिलता है उसमें रहकर ही उनको काम करना पड़ता है। और कहने का मतलब कि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हैं। और हर लोग के लिए ऐसा नहीं है कि वे सब उन्हें मिल ही जाते हैं जो वे चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उन्हें आपको मिल ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो उपलब्ध संभावना होते हैं उसी में से रहकर, उसी के भीतर रहकर जो बेहतर विकल्प हो उसको चुनना चाहिए। कहने का मतलब कि युक्तिपरक विकल्प हमें यह बताता है कि सबसे ज्यादा अच्छी युक्ति क्या रहेगी, सबसे ज्यादा अच्छा उपाय क्या होगा, स्थिति विशेष के अनुरूप सर्वोत्तम आपके लिए क्या होगा। और इसी में से जो आपको अच्छा लगे, जो उत्तम लगे, जो सर्वोत्तम लगे, उसे आप विकल्प के रूप में चुनिए और उसके अनुरूप अपने काम के परिणाम की गणना करनी चाहिए। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं विकल्पों को चुनते हैं जो उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिस काम में उन्हें अधिक संतुष्टि होती है। और समझदार व्यक्ति उन्हीं काम को करना चाहते हैं, करते हैं। वहीं यह सिद्धांत यह भी कहता है कि जो वंचित वर्ग होते हैं उनके द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जब सामाजिक आंदोलन चलाते हैं तो वे ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। इसका मूल कारण है कि वे आवेग और संवेग से परे होते हैं, अलग होते हैं। वे ज्यादा क्रांतिकारी भाव उत्पन्न ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। और यह भी समझ सकते हैं ताकि नाम से ही स्पष्ट है संसाधन संग्रहण सिद्धांत। तो यह सिद्धांत संसाधन की बात करता है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी सामाजिक आंदोलन सफल होगा या असफल होगा, यह जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है। और ये संसाधन ही लोगों को उसमें भागीदार बनाने के लिए और उसमें योगदान देने के लिए प्रेरित करने के बाद उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग किसी भी सामाजिक आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में इसीलिए भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें लाभ दिखाई पड़ता है कि इससे मुझे लाभ होता है, लाभ होगा। और सफलता भी आंदोलन के समूह एवं संगठन के अन्य प्राधार से जुड़ने में सक्षम होने पर निर्भर करती है। संसाधन संग्रहण सिद्धांत का पूरी तरीके से जो जोर रहता है वह रहता है कि आंदोलन को सरकारी नीति या कोई कानून में परिवर्तन हेतु मांग किए जाने में सफल बनाने वाली रणनीति पर होता था। और आप समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत राजनीतिक कार्रवाई पर अथवा राजनीति के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता था, न कि समाज पर। वहीं विद्वान वे जेनकिंस एवं पैरो, उनका मानना है कि विरोध प्रदर्शन या कोई आंदोलन तभी रचा जाता है, तभी उठने की संभावना होती है जब उसमें संसाधन डाले जाते हैं। यदि संसाधन नहीं होगा तो आंदोलन अधिक देर तक नहीं टिका रह पाएगा। और यही कारण है कि कोई निर्बल या कोई वंचित समूह जब आंदोलन करते हैं तो वे ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते हैं। और निर्बल या निर्धन समूह का आंदोलन तभी सफल होता है, तभी वो उभरता है जब
कोई धनी हितकारी उनके संघर्ष में रुचि लेते हैं। कोई धनी लोग उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, संसाधन की पूर्ति करते हैं, तभी वो आंदोलन किसी न किसी रूप में सफल हो सकता है। कोई भी आंदोलन हो तो यदि उसमें संसाधन नहीं रहेगा तो फिर वह मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। और खेतिहर मजदूर के संदर्भ में यही होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिके रह सकते हैं, क्योंकि वे तो अपनी पेट भरने के लिए ही लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, किसी तरह संघर्ष करते हैं। और जेनकिंसन एवं पेरो कहते हैं कि कोई भी संघर्ष तभी ठीक ढंग से चला है जब मध्य वर्गीय उदारवादियों ने उनके उद्देश्य का समर्थन करने का फैसला किया। दरअसल यह अगर 60 के दशक की बात करें तो उस समय जो आंदोलन हुए उसमें जो उदारवादी लोग थे, मध्य वर्गीय लोग थे, उन्होंने आंदोलन को नैतिक समर्थन तो दिया, इसके साथ साथ धन से भी समर्थन किया, इसीलिए वो आंदोलन सफल भी हो सका, अन्यथा आंदोलन सफल भी नहीं होता। कहने का मतलब है कि संसाधन संग्रहण सिद्धांत संसाधन पर निर्भर रहने की बात करता है, और यह संसाधन आंदोलन के लिए आवश्यक है, और यह संसाधन अमीर लोग ही, वो धनी लोग ही उसमें मुहैया कराते हैं, अन्यथा संसाधन के अभाव में आंदोलन ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। संसाधन संग्रहण सिद्धांत की मुख्य बातों को यदि देखें तो कहा जाता है कि जो उपांतिक वर्ग के अयुक्त विरोध होते हैं और यदि वो अतिवाद की ओर ज्यादा अभिमुख होने लगते हैं तो सामाजिक आंदोलन के पुरातन दृष्टिकोण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो जाता है। और इसका उदाहरण साम्यवाद है, नाजीवाद है, और इसलिए यह अवैध और राजनीतिक, अवैध है पर राजनीतिक नहीं होता है। सामाजिक आंदोलन का उदाहरण आप श्वेत नागरिक द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को भी समझ सकते हैं, पर्यावरणविद जो आंदोलन करते हैं उसको समझ सकते हैं, और कोई व्यक्तिगत रूप से युक्तियुक्त प्रयास के रूप में देखता है। ऐसा इसलिए ताकि अन्य साधनों द्वारा राजनीति के अनुशीलन में संसाधनों को सुलभ करा सके। और हम समझ सकते हैं कि जो संसाधन संपन्न लोग होते हैं वे इसमें जो है अपनी ऊर्जा लगाते हैं, और इसलिए यह वैध राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में भी होते हैं। आप देख सकते होंगे कि कभी कभी किसी आंदोलन को कोई विशेष धनी लोग समर्थन करते हैं, और व्यावसायिक आयोजक के संदर्भ परिप्रेक्ष्य को फिर से उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे ग्रीन पीस आंदोलन देखे होंगे, सर्वक्षमा या भागीदार हेतु आयोजन एवं श्रेष्ठ प्रोत्साहन के माध्यम से सशक्त एवं प्रभावशाली आंदोलन को खड़ा करने के लिए मुख्य आरोही यानी कोई समस्या से मुकाबला। यह सिद्धांत आंदोलन के जो नेता होते हैं उसके कौशल पर जोर देते हैं और मानते हैं कि जब तक संसाधन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन उग्र नहीं हो सकता, अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। और यह संसाधन कई तरीके से हो सकते हैं, पेशेवर आर्थिक संसाधन या नैतिक प्रोत्साहन मिल सकता है या संचार माध्यम को सुलभ कराए। तो यह तकनीकी दृष्टि से आंदोलनकारियों के लिए यह लाभकारी स्थिति होती है। और यह भी समझ लें जो सफल आंदोलन के नेता होते हैं, जो नेतृत्व करता होते हैं, उनके पास संगठन बनाने की क्षमता होती है, विशेष उसमें रुचि होती है, विशेष अभिप्रेरणा होता है, और यह उनकी विशेषता होती है कि वे लोगों को संगठित कर देते हैं और अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अनुयायी को अपने अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार कर लेते हैं, अपने लक्ष्य में उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। विद्वान हुए राजेंद्र सिंह, इन्होंने संसाधन संग्रहण सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन के संसाधन संग्रहण सिद्धांत की धारणाओं को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक कार्रवाई के विवाद प्रतिमान के रूप में समझा जाना चाहिए और संस्थागत एवं गैर संस्थागत सामूहिक कार्रवाइयों के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। आंदोलन
तो वही एक ही है, चाहे वो संस्थागत रहे अथवा गैर संस्थागत रहे। और संस्थागत या गैर संस्थागत सामूहिक कार्रवाई में जो सांस्थानिकृत होते हैं, जो सत्ता संबंध की प्रणाली में विवाद होते हैं, वह तो हित विवाद होते ही हैं। और सामाजिक आंदोलन में जो प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं, उनके द्वारा हितों का युक्तिपरक अनुशीलन शामिल होता है। और सत्ता के सभी संबंध में लक्ष्य एवं शिकायत होती है, विवाद एवं संघर्ष होता है, या स्वाभाविक रूप से होता है सामाजिक आंदोलन में। और सामाजिक आंदोलन का गठन इसी कारण साधनों, संगठन एवं सामूहिक कार्रवाई के लिए अफसर द्वारा निर्धारित होता है। और यह भी समझ लें कि सामूहिक कार्रवाई सफलता और प्रभाविता को भौतिक लाभ अथवा अभिकर्ता को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने के लिहाज से समझा जाता है। और यह भी कि जैसा कि जैकिंसन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में आदमियों की सुलभता से बृहद स्तरीय उन्नत संचार तकनीकों का प्रयोग, दफ्तरशाही ढंग का संगठन तथा उपयोगवादी प्रेरणा एवं पहलकारियां भी शामिल होती है।